जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टडी मल्टीपल से मैं संजीव सर। आज जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लगा हुआ मैथ का एनसीईआरटी, जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो सारा सॉल्यूशन आपको लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको पूरा जो है समझ में आएगा। इस वीडियो में जो है हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक मतलब जो भी इसका स्टार्टिंग बेसिक होता है तो चैप्टर में आज केवल बेसिक ही बताएंगे। तो बेसिक का पूरा सॉल्यूशन है, इसलिए आप बेसिक को पूरा समझ लीजिए कि बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा तो आपका जो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक चैप्टर का सबसे पहला बेस्ट पॉइंट होता है कि उसकी बेसिक के बारे में जानकारी होना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक हमें क्या क्या जानना होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमको पढ़ना है इसका नाम क्या है बाबू। इसका नाम है दो चर वाले दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए आपका जो है एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक का बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम बेसिक बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला बात आता है कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसमें दो चीज देखिए, दो है, चर है और रैखिक समीकरण है। इसमें बात से ही पता चलता है इसमें चर जो है ना बाबू, इसमें चर दो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें चर कितने हो सकते हैं, इसमें चर दो होंगे। जैसे दो चर कहने का मतलब चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर का मतलब होता है बाबू, चर का मतलब यह होता है कि वैसा मान, है ना, वैसा वैसा मान जो क्या होता है, जो मान क्या होता है, बदलता है। क्या होता है, बदलता है, बदलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर, है ना। वेरिएबल होता है मान। देखिए एक्स का मान कुछ रखेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, एक्स का कुछ भी मान रखेंगे ना तो मान बदलता है, वाई का मान कुछ और आ जाता है। और अचर क्या होता है, तो अचर हमारा होता है वो सारी संख्याएं जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे आप दो है, चार है, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, है ना, ये सारी संख्याएं जो होती है बदलती नहीं है। और चर कौन होते हैं बाबू, चर जिसका मान क्या होता है, रखने पर क्या होता है, बदलते। जैसे हम लोग मानते हैं एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, ये सारा जो मान होता है ना हमारा क्या होता है, चर होता है। तो बात समझ में आया, चर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। अब बात रह गया इसमें चर कितने होंगे, दो होंगे। चर कितने इसमें होंगे, तो चर इसमें जो होंगे बाबू, इसमें चर कितने होंगे, इसमें चर जो हमारा इसमें दो चर होते हैं। जैसे हम बात कर लिया जाए चर के बारे में, तो हमारे पास में दो चर है, बात की मतलब एक्स और एक क्या है, वाई। यहाँ पर हमारा दो चर है, एक एक्स चर है और एक क्या है, वाई चर है। दो चर होगा इसमें। और इसका जो है उसके बाद और रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो गया, तो इसका पावर होगा ना बाबू, एक होगा। इसमें चर दो होगा और इसमें जो होगा ना पावर कितना होगा, एक होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण। और समीकरण में देखिए जब इसका व्यापक रूप पढ़ते हैं ना, खास करके ऐसा बात को याद रखना, इसका व्यापक रूप जो होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है बाबू, ये आपको दिखने में कैसा होगा, तो ये दिखने में आपको होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको जो दिखेगा ना ऐसा रूप में जो भी दिखने वाला होगा समीकरण, उसे हम लोग कहते हैं दो चर वाले। इसमें हम बात कर लेते हैं चर कौन कौन सा है। तो एक चर हमारा एक्स है और एक चर हमारा क्या है, वाई है। एक चर हमारा क्या है, एक्स है और दूसरा चर हमारा क्या है, वाई है। तो इसमें बोलेंगे दो चर है और इस पे पावर कितना है बाबू, एक है। तब हम इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात आप बताइए, क्या आप इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे लेते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे पास में लेते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई और प्लस चार इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे आपका चर जो देखने के लिए मिलेगा, दो मिलेगा, एक एक्स मिलेगा और एक क्या मिलेगा, वाई। और बात रहा सर यहाँ पर ए है और एक हमारा बी दिख रहा है। तो ए और बी जो आपको दिख रहा है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जब भी आपको कहीं पर ए और बी दिखेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे।
जब भी ए होगा, जैसे यहाँ पर आप पूछे कि x का गुणांक ए, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर a का मान कितना होगा, 2 होगा। और पूछेंगे हम लोग कि b का मान कितना होगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए b कौन है, y का गुणांक b है, तो b का मान यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ए और बी जो दिख रहा है, ये क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा देखने में रहेगा। इसमें दो चर होंगे, इसमें दो चर होंगे, और इसमें ए और बी क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। एक बात और बात रखिएगा, यहाँ पर जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी होगा ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ना बाबू, इसका जो होता है, इसका जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है ना, कभी भी x का मान, x का मान या तो हम बोलेंगे a का मान, इसका मान a का मान और b का मान जो है ना कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी a और b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें a का मान अगर जीरो रख लेते हैं तो देखिए जैसा ही अगर ax प्लस by और प्लस c है, और इसमें जैसे ही अगर हम बोल दिए a का मान जीरो है, तो जीरो को अगर x से गुना करेंगे तो जीरो एक जीरो से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक a या जीरो हो जाए या b जीरो हो जाए, कोई भी जीरो हो जाए, तो इसमें केवल एक चर बचेगा, वो कौन बचेगा, y। तो हम इस प्रकार से बोलेंगे कि a और b को जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हो गया तो a वाला खत्म हो जाएगा, अगर b जीरो हुआ तो y वाला खत्म हो जाएगा। तो इसमें बचेगा कितने चर, एक ही चर बचेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में a और b का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया है? चलिए फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार पुनः बात कर लेते हैं कि बोलिए अभी तुरंत बताए हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कितना सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, तो इसको कहेंगे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जहां पे भी बताएं ए बी क्या है, तो ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हम बोलेंगे क्या है, तो ए बी हमारा वास्तविक ए बी सी, सी भी हमारा ए बी सी, यहाँ बोलेंगे ए बी और सी, ये सारा जो हमारा क्या है ना वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। सी का मान जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और बी का मान जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान जीरो या बी का मान किसी का जीरो होगा तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण खासियत। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बात के मतलब क्या बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो, क्या हमारे पास में ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? इसमें बताइए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आप बोले कि सर जिसमें चर दो रहेगा उसको तो आप बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, लेकिन नहीं, दो चर तो है यहाँ पर, एक चर हमारा एक्स है, एक चर हमारा क्या है, वाई है। दो चर तो है, लेकिन देखिए क्या इसका पावर एक है, नहीं है। रैखिक समीकरण का मतलब है उसका पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब कहेंगे इसको दो चर वाला एक चर वाला रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन पावर इस कितना है, दो है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आया होगा कि हमें क्या कहेंगे, किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिखने वाला इस प्रकार से है, इसका व्यापक रूप। चलिए अगर क्या आपको इस प्रकार से कहा जाए 2x प्लस 3y और प्लस 4, हम यहाँ पर बराबर जीरो लिख दे। यहाँ पे एक बात आप बताइए, यहाँ पे आप एक बात बताइए कि क्या हमारा ये जो है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको बताइए तो है कि नहीं है? इसमें दो चर है, एक एक्स है, एक चर क्या है, वाई है इसमें दो चर है कि नहीं है? इसमें दो चर है एक्स वाई, इसका पावर भी कितना है, एक है, इसका ही पावर कितना है, एक है। तब इसको हम कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जीरो, क्या आप इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है, दो चर है, इसका घात भी कितना है, एक है, तब इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम पहले पहचानेंगे कि दो चर वाले समीकरण जो होते हैं दिखने में कैसा होता है, इसका व्यापक रूप कैसा होता है। तो अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से होता है। अब कहेगा परिभाषा दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर है और उसका घात कितना हो, एक हो, और वो जोड़ घटाव कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर जरूर नहीं कि प्लस में हो, यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, क्या लिख दिए हैं, 2x माइनस 3y बराबर क्या लिख दिए हैं, जीरो। ये हमारा कुछ भी हो, दो चर होना चाहिए, उसमें पावर एक ही होना चाहिए, तभी कहेंगे इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया कि दो चर रैखिक समीकरण कैसा होता है, किस प्रकार से दिखता है? ठीक है, चलिए
अब बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इसका केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अगर करेंगे तो कैसा होगा। एक बात यहाँ समझिए बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा होता है इसका हल कैसा होगा। अभी बोले हैं कि हमारे पास में ए एक्स का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या होता है सी बराबर क्या होता है जीरो होता है। कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप कितना होता है जीरो होता है। अब इसका कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं, बात के मतलब इस प्रकार से कि आपको बात का मतलब दिया है 2x प्लस 3y और इक्वल टू क्या दे दिया है जीरो। यहाँ पर c का मान कितना कहलाएगा जीरो कहलाएगा, a का मान कितना कहलाएगा दो कहलाएगा, b का मान कितना कहलाएगा बताइए, a का मान दो, b का मान तीन और c का मान कितना कहलाएगा जीरो कहलाएगा। इस प्रकार से हो सकता है। अब कहने का तो हल कितना होगा, तो देखिएगा कि हल इसका जो होता है ना, इसका जो हल होता है इसका जो हल होता है इसका जो हल होता है ना, इसका जो हल होता है, बात के मतलब इसका जो हल होगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिएगा, चलो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए x का अगर मान रखिएगा आप, ठीक है ना, x का आप मान रखिएगा, x का मान जीरो रखिए। बात के मतलब x का मान यहाँ पर आप समीकरण में रखोगे ना, तो यहाँ पर x का मान रखोगे तो जैसे लिखे हुए दो गुने जीरो प्लस कितना हो जाएगा 3y, है ना, बराबर कितना हो जाएगा जीरो, है ना, क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 3y बराबर कितना आ गया है जीरो, तो y बराबर हो जाएगा जीरो बाई कितना 3 मिल जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम बोले x का मान रखिए, इस बार 1 रखिए, x का मान कितना रखिए 1, तो जहाँ पे x है वहां पर 1 रखेंगे, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा टू प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा जीरो। 3y को आप इधर रख लीजिए, दो को उधर भेजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से x का मान, बात के मतलब हम कितना रख लिए दो रख लिए, है ना, दो रख लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे समीकरण में, तो दो गुने दो प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा जीरो, दो दुने कितना हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे 3y बराबर माइनस का 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस का 4 बटा कितना हो जाएगा 3। तो देखिए x का मान यहाँ पर 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 4 बटा 3। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, x का मान रख ले जाना है, रख ले जाना है, रख ले जाना है, और x का मान इसी प्रकार से क्या होगा बहुत सारा मान निकल के आएगा, एक मान रखे, दो मान रखे, तीन मान, इस प्रकार से हल होता गया। तो बताइए कि इस प्रकार से कितना मान रख सकते हैं अपने बताइए, 3 4 5 6 7 बहुत सारा मान रख सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होते हैं वो कितने हल होते हैं, तो इसके जो होते हैं ना अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात पूछा जाए कितने हल संभव है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है अनेक हल होता है, या उसको कह सकते हैं क्या होते हैं अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं अनेक हल, अनंत हल, अनगिनत हल होते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे, जैसे हमको कह दिया कि कोई और क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, बात का मतलब हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया है x माइनस बाई बराबर है ना 5 दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का a का मान 1 है, b का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है, c का मान कितना है, तो यहाँ पर बोलेंगे 5 है ना, माइनस 5 है, c के रूप में इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कहने का मतलब है कि अब इसके बोलेंगे ना कि इसका हल प्राकृत संख्या के रूप में हल करिए, प्राकृत संख्या के रूप में। तो प्राकृत संख्या रूप में कितने हल होंगे इसके, तो प्राकृत संख्या के रूप में बोल दिया जाए, प्राकृत संख्या के रूप में है ना हल ज्ञात करें। तो बताइए प्राकृत संख्या के रूप में हल ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या सारा रखिए, बात के मतलब एक बार प्राकृत संख्या एक रखिए, एक बार प्राकृत संख्या दो रखिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जो एक से शुरू होता है, तो एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, पांच रखिए, छह रखिए। इस प्रकार से प्राकृत संख्या का भी मान रखेंगे तो कितना हल होगा अनंत हल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि दिया गया समीकरण का
दो चर रैखिक समीकरण का क्या करिए, दो चर रैखिक समीकरण का प्राकृत रूप में हल करिए। तो बोलेगा 4 हल करिए या 5 हल करिए या 3 हल करिए। अगर हम कह दे कि आपको इसमें 3 हल करना है, एक्स का एक बार 1 मान रख लिए, एक बार 2 रख लिए, एक बार क्या रख लिए 3 रख लिए। अगर बोला 4 हल कीजिए तो एक बार एक्स का मान है 1 2 3 फिर 4, इस प्रकार से 4 हल कर लेंगे। अगर 5 हल पूछा तो 5 मान रखेंगे, 5 गो हल हो जाएगा। 6 को बोला तो 6 मान रखेंगे, 6 मान मतलब एक बार 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, कुछ इस प्रकार से कितना मान रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान रखेंगे तो बाई का मान निकल के आएगा, और बाई का मान अगर रखेंगे तो एक्स का मान निकल के आएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या, कि अगर हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितना मान रखेंगे उतना ही एक्स का मान रखेंगे तो उतना ही बाई का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं समझ में आया, अनेक हल होते हैं। व्यापक रूप समझ में आया, बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब है कि अब आता है यहाँ पर पूछेगा कि चर वाले दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, बात समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है बाबू कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होगा। दो करने का मतलब क्या है, तो जैसे हम लिख दिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप कहा जाए, युग्म का व्यापक रूप कैसा होगा, इसको देखने में कैसा लगेगा, देखिए आप बढ़िया समझिए इसको। इसका पहले व्यापक रूप पढ़ते हैं ना, ताकि हमें आसानी हो जाता है कि दिखने में होगा कैसे। तो इसमें दो समीकरण होगा, एक का नाम देंगे a1x, एक का नाम दे देंगे b1 बाई, और एक का नाम रख देंगे क्या हुआ c1, और इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो इसको हम कहेंगे समीकरण पहला, समीकरण क्या कहेंगे पहला। ठीक उसी प्रकार से रख देंगे दूसरा समीकरण a2x प्लस b2 बाई प्लस क्या रख देंगे c2 इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे 0, इसको हम लोग कहेंगे दूसरा समीकरण। अब देखिए जो दोनों समीकरण एक साथ मिल जाएगा ना, दोनों समीकरण एक साथ में मिलता है तो क्या कहलाता है युग्म। तब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक जोड़ा, यानी कि दो रैखिक समीकरण को एक साथ जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, है ना, रैखिक समीकरण के क्या कहेंगे युग्म कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल का बात कर लिया जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल का बात कर लिया जाए तो हमने एक समीकरण को लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखे हैं 0, है ना। और एक समीकरण को या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे है ना 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या 0। और एक समीकरण का नाम दो 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर क्या लिखिए 0। अब देखिए इसमें एक समीकरण हमारा ई हुआ और एक समीकरण हमारा ई हो गया, तो दोनों एक साथ जब होगा ना बाबू तो ये दोनों समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे युग्म कहेंगे। बोलिए बात समझ में आया है, युग्म का मतलब क्या हो गया, युग्म का मतलब क्या हुआ जोड़ा। जब दो समीकरण रैखिक समीकरण को एक साथ में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा जोड़ा कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर इसमें दो मान होता है, एक होता है a1 एक होता है b1 और एक होता है c1। दूसरा a1 b1 c1 कहाँ से मिलेगा, तो आपका पहला समीकरण से। बात कर लेते हैं a2, फिर क्या बात कर लेते हैं b2 और फिर क्या कर लेते हैं c2। जहाँ पे आपको दिख रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। मेरा बात समझो। अब जो है, अब तुमसे पूछा जाए इस समीकरण में बताइए a1 का मान कितना है, तो कितना बताओगे, a1 का मान कौन है, तो a1 का मान है पहला समीकरण में a का मान जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे a1 कहेंगे। बताइए b1 का मान कौन होगा, जो बाई के साथ में गुना होगा पहला समीकरण का उसका नाम क्या कहलाएगा b1। और इस मान को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस मान को हम लोग क्या कहेंगे c1। बात समझ में आ रहा है। इस मान को हम लोग क्या कहेंगे, इस मान को हम लोग क्या कहेंगे a2। इस मान को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे b2। और इस मान को हम लोग क्या कहेंगे c2। इतना बात समझ में आया क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं। तो जब ऐसे रूप में आपको समीकरण दिखे, दो समीकरण एक साथ में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनका मतलब जोड़ा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या।
देखिए यहाँ तक बात समझ में है, ये सब बातों को जानना जरूरत है। युग्म का मतलब हो गया है जोड़ा। अब देखिए इसका भी हल होता है। जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किए हैं तो अनंत हल आया था। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करेंगे तो उसका हल कैसा आएगा, उसका हल कैसा आएगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पे बात समझ में आया क्या? इतना बात समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़े फिर से। अब यहाँ पे एक फिर से आपको एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा इसका मान हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। इसका मान लिखे हैं 2x माइनस 3y माइनस का 5 बराबर 0 है ना। और एक लिख दिए हम 5, यहाँ पर लिख देते हैं हम 7x प्लस का 9y माइनस का 12 बराबर 0 है ना। अब दोनों को हम इसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट और इसका नाम हम देते हैं क्या बाबू, समीकरण सेकेंड। तभी हमारा क्या बन जाता है, युग्म बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्म। अब हम बात पूछते हैं तुम लोगों से, एक बात पूछते हैं तुम लोगों से जो पढ़ा चुके हैं, केवल इस सब बेसिक के बारे में बताना है, जानना है, इस सब के बेसिक के बारे में थोड़ा जानना है। अभी बताइए हम a1 का मान पूछ रहे हैं, कितना होगा तुम ही लोग बताओ। a1 का मान कितना होगा बताओ, अगर समझ में आ गया होगा। a1 का मान कितना होगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बताइए b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान कितना बोलेंगे, -3 की 3 -3। c1 का मान कितना हो जाएगा बताइए, इसमें माइनस का कितना हो जाएगा 5। फिर इसमें बताइए a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा 7। b2 का मान कितना हो जाएगा बताइए 9। और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो C2 का मान हो जाएगा माइनस का 12। इतना बात समझ में आया क्या, समझ में आया। A1 का मान 7, B1 का A2 का मान 7, B2 का मान 9, C2 का मान -12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा से बढ़ लेते हैं, क्या बढ़ना है कि बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। क्या बाबू, हल है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या बाबू, हल। अब इसका हल कैसा होता है, इसका हल विभिन्न प्रकार का होता है। इसका जो हल होता है ना बाबू, विभिन्न प्रकार के इसका हल होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं ना यहाँ पर हल के बारे में, तो इसमें 3 कंडीशन होता है। इसमें क्या होते हैं बाबू, एक बार तो क्या होते हैं, एक बार तो इसमें एक ही हल होते हैं। इसका केवल बोले जाएगा दो चर समीकरण का एक ही हल होगा, एक हल होगा। एक बार तो ऐसा होगा कि एक हल होगा। एक बार हल करोगे तो कैसा आएगा बाबू, एक बार हल करोगे तो कोई हल नहीं आएगा, है ना। एक बार करोगे तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए इसको हम सारा डिटेल से बताएंगे, कब हल होगा, कब नहीं हल होगा, कब कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और एक बार जब हल करेंगे तो हमारा कितना हल निकल के आएगा, तो एक बार जब हल करेंगे तो हमारा अनेक हल निकल के आएगा। अब देखिए यही सब कंडीशन को हमें पढ़ना है ना। यही सब कंडीशन को थोड़ा बेसिक से जानना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये सबसे हमारा भर भर के पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूरा भर के पूछता है, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अब इसका कंडीशन जानेंगे हम, इसका हम कंडीशन जानेंगे, किसका किसका कंडीशन जानेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, युग्म का हल, एक हल कब होता है, एक हल कब होता है, जल्दी बताइएगा, कोई जानते होंगे तो बता सकते हैं, है ना। कब होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल तब होता है जब हम बोलेंगे यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए। फिर से हम समीकरण को लिखते हैं, a1x प्लस a1x b1 बाई प्लस कितना बाबू c1 इक्वल टू क्या 0। यहाँ पर a2x प्लस b2 बाई प्लस कितना बाबू c2 बराबर कितना 0। ये हमारे पास में बोले युग्म बना लेंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा और दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाबू, एक हल होगा, एक हल होगा, कब एक हल होगा इसके बारे में जरा ख्याल करना। एक हल होगा, एक हल कब होगा बाबू, एक हल होगा, ये कंडीशन को तुम्हें याद रखना होगा। एक हल होगा कब, यदि बोलेंगे, यदि क्या, यदि यदि a1 बटा a2, a1 बटा a2 है ना, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2
इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब कुछ भी रहना है ना। A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 और इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसा कंडीशन अगर तुमको देखने के लिए मिल जाए, ऐसा कंडीशन अगर तुमको देखने के लिए क्या हो जाए, मिल जाए, तो समझ लेना उस समीकरण का कितना हल होगा, एक ही हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। जैसे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का। अब तुम्हें बताना होगा कि इसमें कितना हल है, कितना हल होगा। फिर से मेरा बात समझिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखे हैं, 0। और एक लिख दिए हैं 3x प्लस 2y, है ना, प्लस का 5 या 7 या कुछ भी लिख दिए इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम बोले कंडीशन कैसा लग रहा है, अब बोले कि A1 बटा A2 बटा A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, जैसे ऐसा दिखने के लिए मिल जाए तो समझ लेंगे इसका क्या होगा, एक हल होगा। जैसे बात की मतलब अभी हम बोले A1 का मान कितना है बताइए, तो हम पहले A1 बटा A2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर A1 बटा A2 का मान कितना होगा बताइए यहाँ से। तो A1 बटा A2 का मान, A1 कौन होता है, जो पहला समीकरण का x का गुना होता है A1 होता है। A1 का मान कितना बोलोगे, 2 होता है। A2 का मान कितना होता है, 3 होता है, 2 बटा 3 हो गया है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं B1 बटा B2, निकाल कर देखो B1 बटा B2, B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है, तो B1 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान कितना है, 2 है। एक बात बताइए कि A1 बटा A2 का जितना मान आया है, क्या B1 बटा B2 का मान उतना आया है? यानी कि हम बोले यहाँ पर कि क्या 2 बटा 3 जो है ये बराबर है क्या 3 बटा 2 के, ये आपस में बराबर है क्या, बराबर है क्या? देखो तो इसका मान बराबर है, नहीं है। जैसे ही यहाँ पर बोला नहीं है तो समझ लेना बाबू कि क्या है, इसका कितना हल है, ये दिया गया समीकरण का, ये दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म का कितना हल है, तो एक हल है। कितना हल है, एक हल। बात समझ में आया, कितना हल है इसका, एक हल है। ठीक है, समझ में आया क्या, एक हल कब होगा, जब देखेंगे दोनों बराबर नहीं हो। तीसरा को आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, दो का कंपेयर कर लेना है कि बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे एक हल होगा। चलिए दूसरा बात बताइए, दूसरा बात क्या बोले हैं, पहला समझ में आया क्या, एक हल कब होगा, एक हल कब होगा, एक हल यहाँ पर होगा। दूसरा बात हमारा क्या है बताइए, दो क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बताइए कब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा कोई हल, इसका कंडीशन याद रखिए। इसका कंडीशन यह है कि यदि यदि क्या हो जाए, यदि हम बोल दे A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, और बराबर ना हो C1 बटा C2, तब हम कहेंगे क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल संभव नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई हल नहीं होगा बुआ, तो कोई हल नहीं होगा तो ऐसा दिखेगा, जैसे हम लिख दिए हैं 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर कितना, 0। और एक समीकरण का हमने और नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। अब एक बात बताइए इसमें, एक बात बताइए, क्या हमको निकालना है, हमें निकाल के देखना है पहले क्या, A1 बटा A2, A1 बटा A2, फिर क्या निकालना है B1 बटा B2, और फिर क्या निकालना है एक बार C1, हाँ एक बार निकालना है हमें C1 बटा C2, इतना मान हमें निकालना है। चलिए आप समझ में आ गया होगा निकालने की, बताइए A1 बटा A2 का मान कितना है, तो कितना है, A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है, 4 है। इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, यानी इसका हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है, 3 है, और इसका मान कितना है, 6 है। B2 का मान कितना है, 6 है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3 इकाई 3, कट जाएगा 2 से, 3 दूनी 6, 1/2। अब इसको काट के देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा कितना 5, काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब कंडीशन लगाइए क्या है, A1 बटा A2, A1 बटा A2, B1 बटा B2 दोनों का मान बराबर है कि नहीं है।
अगर इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं। यानी कंडीशन यहाँ पर बैठ गया ना। कौन सा कंडीशन बैठा है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखिए कंडीशन है कि नहीं बैठा हुआ। तो इसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे बुआ? इसमें जो है कोई हल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आप x का मान जब निकालने जाओगे ना, तो ना तो x का मान निकल के आएगा, ना तो क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा। ठीक है, ना तो x का मान निकल के आएगा और ना ही y का मान निकल करके आएगा। तो इसमें बोले कोई हल नहीं। दूसरा कंडीशन बात समझ में आया? अभी तीनों को फिर से एक बार रिवीजन करा लेंगे, मस्त में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा बात में हम क्या बोले बताएं? तीसरा बात में क्या बताएं? तीसरा बात क्या था? एक बार एक हल, दूसरा में कोई हल नहीं, और तीसरा जो हमारा कंडीशन है उसमें क्या होगा? इसमें होता है अनेक हल। अनेक हल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल? अनेक हल या अनगिनत हल भी बोलते हैं इसे। अब इसका कंडीशन क्या होगा बताइए? इसका कंडीशन क्या होगा? तो इसका कंडीशन जो होगा ना बाबू, इसका कंडीशन होगा यदि, बोलेंगे यदि, यदि देखिए यही सबसे क्वेश्चन बनेगा ही। यदि यदि a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 और बराबर आ जाए c1 बटा c2, तब बोलेंगे बाबा इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। कब होगा अनेक हल? बात समझ में आए? जैसे हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल माध्यम से देखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? हम बात के मतलब लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस, यहाँ पर हम लिख देते हैं, 14। ठीक है, बराबर में 14, या तो हम लिख देते हैं प्लस का 14 लिख लेते हैं, है ना, इसके व्यापक रूप में समझ में 14 है ना, a1 b1 c1। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, कितना लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 6x, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 9y और यहाँ पर लिख देते हैं 21 इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 0। अब देखिए इसमें कैसा दिख रहा है, इसका आप निकालिए तीनों का कंडीशन। बोले क्या निकालना है? तो निकालिए a1 बटा a2, पहला a1 बटा a2 बताइए, दूसरा b1 बटा b2 बताइए, तीसरा c1 बटा c2 बताइए। चलिए इसका मान बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 2/6। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी हो जाएगा 1/3। b1 बटा b2 हो जाएगा 3/9, यानी कट जाएगा 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 मान लेना, यहाँ पर कितना मान लोगे? 7। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए c1 का मान कितना है? c1 का मान कितना रखते हैं? 7, और बटा यहाँ कितना रखते हैं? 21। ठीक है, यहाँ कर देंगे 7 इकाई 7 सतिया 21, यहाँ पर थोड़ा से कर लेना सतिया 21। ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं क्या? a1 बटा a2 का मान भी कितना? 1/3 आया है, और b1 बटा b2 का भी मान कितना आया? 1/3 आया है, और c1 बटा c2 का भी मान कितना है? 1/3 आया। अब बताइए कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है इस पे? कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है? क्या ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हमारा क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। बात इतना समझ में आ गया होगा कि चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए एक बार पीछे से हम जल्दी चलते हैं, जल्दी पीछे चलते हैं। ठीक है, जल्दी पीछे से चल लेते हैं। चलिए फिर से देखिए हेडलाइनिंग क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर व्यापक रूप दिया गया था x प्लस बी वाई, चर इसमें कितने होते हैं? 2 एक्स वाई, इसका जो है पावर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, आप फला के वीडियो से पीछे आकर के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, समझा दिया गया है। अगर नहीं हो दिक्कत तो बताना, अगले वीडियो में हम फिर से समझाएंगे जब आपका चैप्टर सोल्यूशन करके आएंगे तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आया तो बताइए, है ना। क्वेश्चन अब बताइए, क्वेश्चन दे, इसका मान बताइए। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो हमारा है, बताइए इसका हम x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, इसका मान बताइए, इसका कितना हल होगा? इस समीकरण का कितना हल होगा? अभी बताएं कितना हल होगा, बताइए फटाक से। इसका जो अगर पूछा जाए कितना हल है,
कितना हल है, तो बताइए इसका हल कितना हो जाएगा बाबू, कितना होता है, अनेक हल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल दो चर वाले एक ही समीकरण दिए हैं। बताइए इसका कितना हल होगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा। आप x का मान रखोगे, हम बोले ना कि x का मान आप रखोगे तो y का मान निकल के आएगा, कुछ भी रख सकते हैं। x का मान 0 रखे यहाँ पर, तो 0 प्लस हो जाएगा 2y प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ 2y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। इसी प्रकार से आप x का मान कितना रख लीजिएगा, 1 रख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप x का मान कितना रख लीजिएगा, 2 रख लीजिएगा। आ जाएगा इसका आंसर, आ जाएगा, आ जाएगा, निकाल के इसको देखना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसका बताइए। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, और यहाँ पर भी है आपका 4x माइनस 6y प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। इसका बताइए कितना हल होगा, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होगा। बताइए कितना हल होगा इसका, फटाफट है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, हमको a1/a2 निकालना है। बताइए कितना हो जाएगा, 2/4, एक एक का 2 इकाई 2 दूनी 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। फिर निकालना है क्या बताइए, इसको निकालना पड़ेगा v1/v2 बराबर, बताइए v1 का मान कितना, v1 का मान 3 और v2 का मान कितना 6, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में यहाँ 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस का 1 बटा कितना 2। और यहाँ बताइए c1/c2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ c1/c2 का मान बताइए कितना हो जाएगा, c1/c2 का मान कितना हो जाएगा बताइए, c1/c2 का मान हो जाएगा 5/6। एक बात बताइए, कैसा कंडीशन देखने में लिख रहा है, लग रहा है a1/a2, a1/a2 क्या बराबर है 1/2 है, क्या यहाँ पर भी 1/2 है, 1/2 है सर, लेकिन माइनस में है, क्या दोनों बराबर होता है, नहीं होता है। तो बोलेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बताइए कौन सा कंडीशन है, एक हल, अनेक हल, या कोई हल नहीं। इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। इसी का एक और नाम है, इसी का एक नाम और है, इसका नाम है अद्वितीय हल। इसी का नाम है एक और अद्वितीय हल। क्या नाम है इसका, अद्वितीय हल, ठीक है। इसी का नाम है अद्वितीय हल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़े बढ़े, चलिए इस प्रकार से चेक कर लेंगे कितना कौन सा है, कितना हल होगा, बता देना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ का बात कर लेते हैं। ग्राफ, जब आप ग्राफ खींचोगा ना, तो जब ग्राफ बनाने से पहले ही पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा आने वाला है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म का ग्राफ, युग्म का ग्राफ कैसा आएगा बउआ, ग्राफ यहाँ पर आएगा। ग्राफ इसका जब खींचोगे, है ना, इसका जब ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, बात समझना कैसा आएगा। तो एक ग्राफ होता है, अलग अलग ग्राफ, जैसे हम पढ़े थे एक हल होता है, दो हल होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें ग्राफ भी 3 प्रकार का होगा, है ना, 3 प्रकार का ग्राफ होगा इसमें भी। एक ग्राफ का नाम होता है बाबू, एक ग्राफ का नाम होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, एक ग्राफ का नाम होता है प्रतिच्छेदी, एक ग्राफ का नाम होता है समांतर, एक का नाम होता है समांतर, एक का नाम क्या होता है समांतर, और एक का नाम होता है, क्या होता है, एक का नाम होता है समपाती। 3 ग्राफ इसका होता है, एक प्रतिच्छेदी, एक समांतर और एक समपाती। अब इसी के बारे में जानेंगे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ कब होगा, कैसे पहचानेंगे किसकी ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। समांतर का मतलब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के बगल में गुजरेगा। और संपाती का मतलब है एक ग्राफ दूसरे के ऊपर दूसरा भी रहेगा, मतलब दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा दूसरा ग्राफ। देखिए एक बात थोड़ा सा और पीछे से समझते हैं थोड़ा से, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल होगा तो उसका एक ग्राफ खींचेंगे ना, तो हमेशा उसका ग्राफ जो होता है ना सीधी रेखा में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल ग्राफ पूछेगा कैसा होता है, तो सीधी रेखा में होता है। जब भी आप करोगे तो हमेशा सीधी रेखा में आएगा, जैसे हो
इसका ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, सीधी रेखा में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा में होता है। कैसी होती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है ना। तो दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा में होता है, अनेक हल होता है ना। अब यहाँ पर हम दो चर रैखिक समीकरण बात नहीं कर रहे, उसका युग्म के बारे में बात करें। मतलब दो समीकरण यहाँ पर होगा और दो ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ हो सकता है और कैसे रहेगा, तो एक ग्राफ एक रेखा ऐसे होगा, एक रेखा ऐसे रहेगा, कैसे भी रह सकता है दो रेखा। इसमें दो रेखाएं आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने रेखाएं होगा, दो रेखा। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं किसके बारे में होगा, तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं बाबू प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगा। थोड़ा सा और एक बार निचोड़ के सब कुछ बता देंगे, है ना, निचोड़ के लास्ट में प्रतिच्छेदी कब होगा, इसका भी कंडीशन आपको याद रखना है। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जिसका हल एक होता है वही प्रतिच्छेदी होता है। सिंपल याद रखिए, जिसका हल एक होता है वही प्रतिच्छेदी होता है। अब बताइए एक हल होने का कंडीशन क्या है, तो एक हल होने का कंडीशन क्या था बताइए, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू या इक्वल टू नोट c1 बटा c2। इस प्रकार से होगा, समझ जाएंगे। इसकी जो ग्राफ आएगा वो दो रेखाएं आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। दो रेखाएं आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे भी काटे, ऐसे भी काटे, इसे भी काटे, कहीं भी काटे, दो रेखाएं आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद। बात समझ में आ रहा है, प्रतिच्छेदी किसे कहेंगे, फटाफट बताइए किसे कहेंगे। जब दो रेखाएं किसे क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे, तो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी। कब होगा, तब जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का प्रतिच्छेदी। जैसे हम बात कर लेते बाबू पिछले पिछले वाला में चलते हैं इसमें। अब इसी का बात बताइए, इसी का बात बताइए, इसका ग्राफ कैसा है, कैसा होगा ग्राफ बताइए। अब यहाँ कंडीशन आ गया वही ना, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यानी इसका हल क्या है, एक। और जिसका हल एक बाबू उसी का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ के बारे में बात करें, उसी का ग्राफ कैसा होता है, उसी का ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। बात समझ में आया तो ताली मारिए, बात समझ में आया तो ताली मारिए। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। कब कब होगा प्रतिच्छेदी, कब होगा, जब जब एक हल होगा। या याद रखेंगे कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। बात समझ में आ गया तो बताइए दूसरा। चलिए दूसरा, दूसरा कौन सा है बताइए, दूसरा है समांतर। दूसरा है ग्राफ समांतर। दूसरा ग्राफ कैसा है, समांतर। दूसरा ग्राफ कैसा है, समांतर। दूसरा ग्राफ कैसा है, समांतर। समांतर कैसा होगा बताइए, इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन होगा कि जिसका 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 a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यानी इसका कंडीशन क्या था, इसका हल क्या था, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होगा वो इसका कंडीशन ही होता है। और जिसका कंडीशन ही होता है इसकी ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। बात समझ में आए। जैसे हम क्वेश्चन कर दिए हैं कि यहाँ पर 2x प्लस बोले हैं, यहाँ 3y प्लस का यहाँ पर कितना था, 5 था। 2x इसको सोल्व करेंगे जब, अभी ये बेसिक बता रहे हैं, जब हम इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे सारा कुछ निकल के आ जाएगा सामने, है ना। अभी थोड़ा बहुत भी है तो वीडियो पूरा बने रहना है, एकदम समझ में आ जाएगा कि जब हम सोल्यूशन करेंगे सारा चीज आएगा एक साथ में। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से पता चलेगा। प्लस का यहाँ पर लिख दिए थे 4x, प्लस का लिख दिए 6y, प्लस का लिख दिए थे 6 बराबर क्या लिख दिए 0। इसका नाम था समीकरण फर्स्ट, इसका नाम था। अब इसका बताइए कितना हल है, कितना हल है बताइए, 2/4। अब काट के डायरेक्ट बताइए, 2 एक आए 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आ रहा है 1 बटा कितना 2। इसका बताइए कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 1 बटा कितना 2। इसका बताइए कितना आ रहा है, 5/6, 5/6। ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर, क्या ये बराबर है, नहीं है। और नहीं है तो इसका हल कैसा, कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं, इसका ग्राफ कैसा होगा बुआ बताइए, इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर। कैसा होगा, समांतर। और जिसका ग्राफ समांतर होता है ना बाबू, जिसका ग्राफ समांतर होता है ना बाबू,
उसका कैसा ग्राफ होता है, तो एक रेखाएं दूसरे रेखाएं के एकदम ठीक 0 डिग्री कोण के साथ में गुजरता है। 0 डिग्री कोण मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं मुड़ता है, एकदम सीधा तो सीधा, जैसे ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी सीधा होता है, समांतर होता है, समांतर कभी भी नहीं रहेगा। ट्रेन के पटरी से जाओगे तो ऐसे वैसे हो जाएगा, और पटरी से उतर जाएगा, रेलगाड़ी पटरी से क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसलिए हमेशा समांतर रहता है, क्योंकि चक्का उसका थोड़ा बदलता है इधर उधर, सीधा समांतर रहता है ना। कभी भी टर्निंग भी उसको लेना होता है ना, तो उसके लिए कट बनाता है, कट लाइन बनाना पड़ता है ना, उसका तो सीधा ही रहता है, दोनों समांतर ही रहता है एकदम, कोई मूड 0 डिग्री के साथ में रहता है, कह सकते हैं इसको समांतर, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कैसे ही रहे, लेकिन दोनों का बीच में हर एक जगह का दूरी क्या रहेगा, हर एक जगह का बीच का दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर, क्या कहेंगे, समांतर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बताइए कौन सा है, आगे कौन सा है, आगे कौन सा है, समपाती, 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 समपाती रेखाएं, रेखाएं या ग्राफ बोल सकते हैं इसकी, रेखाएं कैसा होगा, समपाती। सर रेखाएं का हमारी बात, इसकी रेखाएं ग्राफ जो भी बोल लीजिए, रेखाएं कैसा होगा, समपाती। कब होगा, इसका कंडीशन क्या है बाबू, यदि, यदि क्या बोलेंगे, यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, अगर बराबर आ जाए तो समझ लेना इसकी रेखाएं कैसी है, समपाती। इसकी रेखाएं कैसी है, समपाती। इसकी रेखाएं कैसी है, समपाती। बात समझ में आया है। समपाती का मतलब इसकी रेखाएं क्या है कि अगर एक समीकरण का ग्राफ निकालेंगे तो इसका रेखा अगर ऐसे आया है, इसका रेखा ऐसे आया है, तो इसी के बीच में होकर के दूसरा रेखा भी इसी से होकर के गुजरेगा, दूसरा रेखा भी इसी से होकर के क्या होगा, गुजरेगा, इसी के ऊपर से ही गुजरेगा, इसी के ऊपर से ही गुजरेगा, है ना, इसी के ऊपर से। एक उंगली संपाति का मतलब ये पेन है, इसी के ऊपर से क्या होगा, गुजरेगा, तो क्या कहलाएगा, समपाती। इसी के ऊपर से, इसी के ऊपर से गुजरेगा, क्या कहलाएगा, समपाती, है ना। दूर में एकदम 0 डिग्री समांतर, कट देगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में है, यहाँ तक बात समझ में है। चलिए एक बार में हम याद कर लेते हैं, एक बार में याद कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक चीज, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर कंडीशन कर लेते हैं, कंडीशन कर लेते हैं ऐसे, कंडीशन कर लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1, a1 बटा a2, पहला कंडीशन को याद करिए, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। इसका बताइए, इसका यहाँ पर हल, इसका बताइए हल, इसका बताइए, 3 लाइन में लिखी, जल्दी से फटाक सा, एक बार में याद, एक बार में याद कर लेना ग्राफ। अभी बताएं हल, हल हल बताइए। अभी जब एक कंडीशन होगा हमारा, जब हमारा कंडीशन होगा इस प्रकार जो कंडीशन होगा, बताइए इसका क्या हल होगा, अभी बोलिए इसका हल क्या होगा, इसका एक हल, याद रखना कितना, एक हल। इसी को एक और नाम क्या दिए थे, क्या नाम देते, अद्वितीय, अद्वितीय हल कैसा होगा, अद्वितीय। थोड़ा सा और निकाय के बारे में बात करेंगे, निकाय संगत होता है, असंगत होता है, विरोधी होता है, अविरोधी होता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसको ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक, ग्राफ कैसा बताया, बताइए ग्राफ कैसा, प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेदी, 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 गलत लिखा रहा है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, है ना। ग्राफ, इसका जो ग्राफ, रेखाएं बोली, रेखाएं, यहाँ पर ग्राफ नहीं लिखी, रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी, कैसा दिखने में लगेगा ये, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, दूसरी रेखाएं ऐसे, ठीक है ना, क्या होगा, प्रतिच्छेद। दूसरा बताइए कंडीशन, देखिए बार में, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए एक बार याद करिए पुनः, क्या हो जाएगा बताइए, कैसा हल, कैसा हल, कैसा हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसकी कोई हल नहीं होता है बुआ, इसकी रेखाएं कैसी होती है, इसकी रेखाएं क्या होती है, इसकी रेखाएं क्या होती है, इसकी रेखाएं क्या होती है, समपाती, कैसी होती है, समपाती, लिखना है यहाँ पर लिखना है बाबू, रेखाएं कैसी होती है, समपाती, समपाती, है ना। यहाँ पर ग्राफ बना ए, है ना, दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण, दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण, ठीक है, समपाती,
संपाति, ठीक है। उल्टा संपाति बोल दिया, अच्छा गड़बड़ हो गया या समांतर हो जाएगा, समांतर ना पार रहे हैं ग्राफ बहुत अच्छा, समांतर बोल रहे हैं संपाति, बोल रहे हैं संपाति। चल तीसरा कौन है बोलिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए कितना हल, कितना हल, अनेक हल, कितना हल, अनेक हल, कितना हल, अनेक हल। इसका रेखाएं कैसी, इसकी रेखाएं बुआ संपाति होगा, इसकी रेखाएं संपाति होगा, इसकी रेखाएं कैसी होगी, संपाति। और संपाति का मतलब क्या, एक ग्राफ इसके ऊपर तो दूसरा भी ग्राफ बढ़िया से, हाँ सर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर। तो ये हमारे हो गए कंडीशन, या हो गया कंडीशन। और शेष अगर बचा हुआ है तो अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ जो बनाएंगे तो उसी में शुरू कर देंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है शुरू से देखिए, मजा आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक वीडियो पूरा अपने सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।